तो अब देखो हम आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये भी एक डाउट का ही क्वेश्चन है बच्चों का। तो चलो सवाल पढ़ते हैं क्या है। सवाल है कि अ पार्टिकल हैज़ अ वेलोसिटी यू टूवर्ड्स ईस्ट एट टी इक्वल टू ज़ीरो, इट्स एक्सलेरेशन इज़ टूवर्ड्स वेस्ट एंड इज़ कांस्टेंट। यानी वेलोसिटी और एक्सलेरेशन जो है वो ऑपोजिट दिशा में है और एक्सलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमको उसने बोला हुआ है। ठीक है, आगे उसने बोला है कि लेट एक्स ए एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो एक्स ए और एक्स बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बताना है कि भाई 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि भाई एक्स से छोटा एक्स भी बड़ा, दूसरा दोनों इक्वल हैं, और तीसरा जो है वो एक्स से बड़ा एक्स भी छोटा, और चौथा है द इन्फॉर्मेशन इज़ इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड एक्स बी। मतलब पहले 10 सेकंड और अगले 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं पार्टिकल के, उसके ऊपर हमें कमेंट करना है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा या क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने ना एक पाथ ले लिया इस तरह से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी शो कर देता हूँ। तो मान लो जो भी पार्टिकल है इट इज़ ऑलरेडी हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी यू इस दिशा में है। ठीक है, और ईस्ट की ओर और वेस्ट की ओर उसका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में रिटार्डेशन की तरह एक्ट करेगा, वही मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे इट इज़ हैविंग वेलोसिटी u टूवर्ड्स ईस्ट, तो वही हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो टाइम है वो t इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक, तो इस तरह का मामला है। और अब हमें देखना है कि भाई पहले 10 सेकंड और अगले 10 सेकंड में क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो रिएक्शंस, 2 बातें हो सकती हैं। अगर मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और ये बहुत ही कम है, समझ आ रही है बात आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं। मान लो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये 50 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है, और एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन है वो हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये तो बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि पहले 10 सेकंड में वो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो पहले 10 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस दूरी को मैं x से बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स x से, ये पहले 10 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो t है वो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेकंड, और फिर अगले 10 सेकंड में उसने थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, और इस डिस्टेंस को ही मैं क्या बोल देता हूँ, एक्स बी बोल देता हूँ। तो मेरे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको मैं बोल देता हूँ एक्स बी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना यहाँ पे। तो भाई पहले 10 सेकंड में उसकी इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, है ना, और फिर अगले 10 सेकंड में उसकी इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो पहले 10 सेकंड में ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और अगले 10 सेकंड में थोड़ा छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आपको समझ में आ रही है बात, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर अगले 10 सेकंड में और छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगले 10 सेकंड में और छोटा ट्रैवल करेगा, उस 10 सेकंड में और छोटा करेगा, फिर अल्टीमेटली रुक जाएगा। समझ आ रही है बात आपको, अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, तो इस केस में तो x से बड़ा होगा और x भी छोटा होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम होती, क्या होता, इधर दिखाता हूँ मैं आपको। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स, तो ये मान लो मैं एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सपोज़ ये एक पाथ है इस तरह से, ठीक, और फिर से मैं वही कर रहा हूँ, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इधर दिखा रहा हूँ u, ठीक है, रिटार्डेशन इधर दिखा रहा हूँ a, है ना। और अगर मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि ये u की जो वैल्यू है ये सपोज़ 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखो रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आओ देखते हैं। ठीक है, तो मैं रफली आपको बता रहा हूँ। तो पहले 10 सेकंड में क्या हुआ वो मैं आपको पाथ दिखा रहा हूँ उसका। ठीक है, तो मान लो पहले 10 सेकंड में कुछ इस प्रकार से हुआ, ये बॉडी पहले यहाँ से चली, यहाँ आई और ये वापस घूम के ना इधर आ गई। ठीक, तो यहाँ पर हमारा t इक्वल टू 10 सेकंड पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया।
तो फिर हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा डियर स्टूडेंट्स, और यही हमारा क्या होगा? एक्स से होगा, ठीक है, पहले 10 सेकंड में। क्योंकि देखो रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो वो बॉडी आगे से घूम के पीछे चली गई। और नेट डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है वही नेट डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स से तो ये होगा। और फिर एक्स बी हमारा क्या होगा? ये हमारा मान लो एक्स बी हो गया, तो दिस इज़ अवर एक्स बी। समझ आ रही है बात? और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ t इज़ इक्वल टू 20 सेकेंड। तो हम देख रहे हैं अगले 10 सेकंड में, क्योंकि यू टर्न नहीं लिया उसने, यहाँ पर क्या होता है उसने यू टर्न मार दिया था, इसीलिए नेट डिस्प्लेसमेंट घट गया। और फिर एक्स बी में तो कोई यू टर्न नहीं है, तो इसीलिए एक्स बी बड़ा है और एक्स से छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? एक्स से जो है वो छोटा हो जा रहा है, एक्स बी बड़ा हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कंडीशन अलग आ गई, यहाँ कंडीशन अलग आ गई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि u और a की वैल्यूज़ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, u और a की वैल्यूज़ पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही है बात आपको? x से इक्वल टू एक्स बी भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक बहुत ख़ास कंडीशन है, वही मैं आपको बताता हूँ। एक कंडीशन है जहाँ पे x से इक्वल टू एक्स बी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो डिस्टेंस, अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि सपोज़ ये पाथ है अपना, ठीक है, थोड़ा छोटा पाथ बताता हूँ। हाँ, अब मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, और हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है u और रिटार्डेशन इस तरफ है a, ठीक है। अब u और a की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हमने चूज़ की हैं कि ये पार्टिकल जो है ये नीचे दिखाता हूँ मैं, ये चलो ऊपर दिखाता हूँ। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड में वो एग्जैक्टली आके रेस्ट पे आ गया, v इक्वल टू 0 हो गया इसका, ठीक है। और फिर अगले 10 सेकेंड में वो वापस घूम के यहाँ आ गया, ठीक है, यानी t इक्वल टू 20 सेकेंड पे वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम्स हमने अभी थोड़ी देर पहले किए हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर मान लो हम काउंटिंग ऐसी करते कि मतलब वो ये पॉइंट A बोल देता हूँ, ये पॉइंट B बोल देता हूँ, तो A से B गया वो पहले 10 सेकंड में, फिर B से वापस A आ गया अगले 10 सेकंड में। तो इस केस में एक्स से और एक्स बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक्स से इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है अगर इस टाइप का केस हुआ तो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भाई ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है और ये केस भी पॉसिबल है, लेकिन सब डिपेंड करता है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम किस तरह से चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमको u की कोई वैल्यू दिया नहीं है ना, और एक्सेलरेशन जो है वो इतना बताया कि एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स वेस्ट एंड इज़ कांस्टेंट, लेकिन उसकी भी वैल्यू नहीं बताया है। सिर्फ टाइम देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम देने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड एक्स बी। क्योंकि हमको ना ही u पता है ना ही हमको a पता है, तो बिना इनके वैल्यूज़ के हम पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या होगा, कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इक्वल होगा नहीं होगा, क्या होगा। सब डिपेंड करता है u और a की वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, ये एक डाउट क्वेश्चन है, तो आओ देखते हैं। एक बच्चे ने डाउट पूछा है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स हैंड इन वॉच इज़ 1 सेंटीमीटर, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड्स इज़। 15 सेकेंड में कितना चेंज आया उसके टिप की वेलोसिटी में, ठीक है। तो बेसिकली उसने जो है हमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1, ये तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, डेल्टा v, इसी का उसने ना इसको ऐसा लिखो या इसको डेल्टा v बोलो, है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। बेसिकली दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और ये चेंज इन वेलोसिटी 15 सेकंड में पूछा है कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो देखो इसके पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सेकंड वाला हैंड है। कौन सा हैंड है? ये सेकंड वाला हैंड है। एनीवेज, तो ये जो सेकंड वाला हैंड है ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसके गोल घूमने की वेलोसिटी फिक्स है ना, वो गोल जिस वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड फिक्स है। 1 सेकंड का हैंड जो है ना 60 सेकंड लेता है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। देखो सच बात तो ये कि ये जो क्वेश्चन है ये सर्कुलर मोशन का सवाल है, तो आपको ना कुछ सर्कुलर मोशन के सवाल गलती से कुछ बुक्स में आपको 1D मोशन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार 1D मोशन में तो सर ने हमको ऐसा सवाल सिखाया नहीं है, और ये क्वेश्चन कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। तो बेसिकली ये सर्कुलर मोशन का सवाल है, लेकिन बुक वाले गलती से ये सवाल 1D मोशन में डाल देते हैं।
बट डोंट वरी, अगर आपको ये सवाल आ भी गया तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत वेक्टर का कॉन्सेप्ट है इसमें, मैं थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है वैसे तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मामला क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब कोई पार्टिकल गोल घूम रहा होता है, तो देखो ये पार्टिकल ऐसे गोल घूमा तो सपोज ये कितने एंगल से गोल घूम गया, थीटा एंगल से घूम गया, तो पार्टिकल पहले यहाँ था और फिर वो गोल घूम के यहाँ चला गया, ठीक है। तो मान लो पहले वो पॉइंट ए पे था और फिर वो गोल घूम के कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से वो घूम रहा है, ये उसका सेंटर है, सेंटर को मैं ओ बोल देता हूँ, ठीक है। तो जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी, तो जब पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ में घूमता है, जब पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ में घूमता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इज़ ऑलवेज अलोंग दी टेंजेंट। तो अगर पार्टिकल ऐसा जा रहा है तो उसका इस टेंजेंट के अलोंग, इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगी, इस टेंजेंट के अलोंग होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगी, इस टेंजेंट के अलोंग होगी। तो कर्व्ड पाथ पे जब भी पार्टिकल घूमता है तो उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होती है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो पॉइंट ए पर जो है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, जिसको मैं बोल रहा हूँ सपोज v1, और पॉइंट बी पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है मैंने वो है v2, ठीक है। तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन हमको दिखा रही हैं, तो ये v1 वेक्टर बोल दिया इसको मैंने, v2 वेक्टर बोल दिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब डियर स्टूडेंट्स बात यहाँ पर यह है कि हमें तो निकालना है v2 माइनस v1, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करके बताता हूँ आपको। अच्छा पहले एक फार्मूला याद दिलाता हूँ मैं आपको। देखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या पढ़ते थे हम, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये है रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, याद है ये आपको, ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें a और b का एंगल थीटा चाहिए होगा, ठीक है। a और b के बीच का एंगल, वेक्टर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा चाहिए होगा। तो अगर सिमिलरली इसी को मैं अगर v2 माइनस v1 के लिए अप्लाई करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू v1 का मैग्नीट्यूड इंटू v2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन v1 एंड v2। तो ये v2 और v1 के बीच का हमको एंगल चाहिए होगा। तो इस डायग्राम में, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में v2 और v1 के बीच का एंगल क्या होगा वो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, और वो कंस्ट्रक्शन में ये कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली मैं इधर यहाँ पे जो है सपोज डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस v2 को पीछे लेके आ रहा हूँ मैं, ये जो v2 वाला टेंजेंट है उसको मैं पीछे लेके आ रहा हूँ, तो वो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस होगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस इज़ द एंगल बिटवीन v1 एंड v2, क्योंकि देखो v1 की दिशा इधर है ना, और v2 की दिशा इधर है, तो v1 और v2 के बीच का एंगल तो यही वाला एंगल होगा, ठीक है। तो वो एंगल हमें पता लगाना है, तो वो एंगल हम कैसे पता लगा पाएंगे, तो देखो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है, वो टेंजेंट है वहाँ पे, और ये भी टेंजेंट है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो भैया अब जो है देखो इन दोनों का सम 180 है, तो फिर इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस एंगल को बोल देता हूँ x, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। और अब मैं बोल रहा हूँ थीटा प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डियर स्टूडेंट्स थीटा प्लस एक्स, बेसिकली ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पर आपको वो याद भी नहीं है कॉन्सेप्ट तो भी कोई बात नहीं। थीटा प्लस एक्स जो है ना, सारे एंगल का सम जो है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थीटा प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर से हम क्या बोल सकते हैं, थीटा प्लस एक्स 180, इसको यहीं छोड़ दो, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और डियर स्टूडेंट्स ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं बोलता हूँ एंगल वाई। अब देखो x प्लस वाई भी तो 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ऑल्सो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखो इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 180 माइनस थीटा, वो वैल्यू उठा के मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर वो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, तो मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और x के जगह पर मैं क्या लिखूँगा, इस वाले इक्वेशन से 180 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख दो 180 माइनस थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखो 180 माइनस थीटा
प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब देखो ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस थीटा उधर जाएगा तो वो प्लस थीटा हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लें, कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं। थीटा इक्वल टू वाई यानी वाई इक्वल टू थीटा, है ना। देखो वाई इक्वल टू थीटा यानी ये जो वाई है, आपको यहाँ जो वाई दिख रहा है, ये वाई एक्चुअली डायग्राम में जो आपको दिख रहा है, दिस वाई इज़ नथिंग बट थीटा। यानी V2 और V1 के बीच का एंगल वही होगा जो ये वाला एंगल है। सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वही एंगल V1 और V2 के बीच का भी एंगल होगा। यानी कि अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। यानी बेसिकली ये जो एंगल है ये एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। तो और इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमको ये भी पता होना चाहिए कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं लिख देता हूँ कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन V1 का मैग्नीट्यूड और V2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, जिसको हम फिलहाल V बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो V2 आपको दिख रहा है और ये जो V1 आपको दिख रहा है, इनका मैग्नीट्यूड्स क्या होता है, सेम होता है। सिर्फ डायरेक्शन बदलती जाती है लेकिन मैग्नीट्यूड्स नहीं बदलता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं ये वाला फार्मूला लिखूँ वापस से तो मैं क्या लिख पाऊँगा, मैं लिख पाऊँगा डेल्टा V का मैग्नीट्यूड ऐसा लिखो या V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड ऐसा लिखो, इज़ नथिंग बट रूट अंडर V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा, ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखो देखा हमने कि UCM में V1 V2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, V होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ V का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर माइनस 2 इंटू V का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर 2V स्क्वायर हो जाएगा, तो अगले स्टेप में लिखो 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ से हम चाहें तो 2V स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 2V स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था कि 1 माइनस कॉस थीटा इज़ नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला पढ़ा था। और मतलब इसी का भाई था 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो मैंने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था वहाँ पे जो फॉर्मूला की लिस्ट दी थी, उस फॉर्मूला की लिस्ट में ये फॉर्मूला ढूंढ के क्रॉस चेक कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा जो आपको दिख रहा है, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, इसकी जगह पर मैं रखूँगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखूँगा मैं, ठीक है। तो मैं वापस लिखता हूँ डेल्टा V का मैग्नीट्यूड, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड विल बी नथिंग बट रूट अंडर, रूट के अंदर क्या क्या है और देखो, रूट के अंदर है 2V स्क्वायर और जो 1 माइनस कॉस थीटा उसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख लो। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट अंडर, इसको रूट सॉल्व करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये V बन जाएगा और ये सिंपली स्क्वायर हट जाएगा और ये सिर्फ सिंपली साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा V के मैग्नीट्यूड का जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला हो गया। अब इसी जनरल फार्मूला में हम अपना क्वेश्चन का कंडीशन पुट करते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि वॉच की लंबाई जो है वो जो सेकंड का हैंड है, यानी सेकंड वाला जो कांटा है उसकी लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड्स, है ना। 15 सेकंड में वो कितना एंगल घूम जाएगा डियर स्टूडेंट, सेकंड वाला जो कांटा है वो 15 4 60, 15 सेकंड में वो 90 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। सेकंड वाला कांटा 15 सेकंड में 90 डिग्री घूम जाता है, यानी ये जो थीटा आपको दिख रहा है ये थीटा एक्चुअली 90 डिग्री होगा, ठीक। तो फॉर सेकंड हैंड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, है ना, इन 15 सेकेंड्स थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ हमारे डेल्टा V वाले फॉर्मूला में। तो यहाँ तो थीटा हमें मिल गया है। अच्छा यहाँ पे V क्या होगा, V भी हमें निकालना पड़ेगा। तो अब ये V हम कैसे निकालेंगे, अब ये V के लिए तो आपको सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला चाहिए होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो आपको सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला चाहिए होगा। अब वो फॉर्मूला तो आपने पढ़ा नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ वो फॉर्मूला क्या है। V इज़ इक्वल टू R ओमेगा, ये एक फॉर्मूला है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब ये थोड़ा आपके लिए टू मच हो जा रहा है, तो कोई नहीं, यहाँ पर रेडियस जो होगा वो लेंथ ऑफ हैंड के बराबर होगा। हैंड का लेंथ कितना दिया हुआ है हमको, हैंड की जो लेंथ है वो हमको 1 सेंटीमीटर दी है क्वेश्चन में,
और जो आंसर है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1 रख दो। और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो 2 पाई को 2 पाई रखो, और टाइम पीरियड कितना होता है, यानी एक चक्कर लगाता है वो कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो ये 60 रख दो यहाँ पे। तो बेसिकली v हमारा क्या आ गया, v हमारा आ गया 2 पाई/60 बोलो या पाई/30 बोलो, ये हमारा v आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये v की वैल्यू आ गई। अब हम v भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेट्स सी वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 2v, 2 टाइम्स v कितना है, v है पाई/30 इंटू साइन θ/2 यानी साइन 90/2। साइन 90/2 इज़ व्हाट, साइन 45, एंड साइन 45 इज़ नथिंग बट 1/√2। ठीक है, तो इसी को जब हम आगे लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा v का मैग्नीट्यूड इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स पाई/30 इंटू साइन 45 इज़ 1/√2। इसको ऐसा लिख लो, और फिर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 1s और ये 2 15s, तो ये हो जाएगा पाई/15√2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो चेंज इन वेलोसिटी भी तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। और देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो उसने आंसर हमें क्या दिया हुआ है, आंसर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं उसको, कोई बात नहीं है। नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे 30 चाहिए ना। देखो चारों ऑप्शंस में नीचे, तीनों ऑप्शंस में नीचे 30 है, नीचे 30 नीचे 30 नीचे 30। ठीक है, तो इसको भी नीचे 30 लाना होगा। तो वो हम उस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा 30√2। और इसको ऐसा लिख लो, ऊपर जो 2 है उसको √2 इंटू पाई अपॉन 30√2 हम लिख सकते हैं। तो ये √2 कट गया और ये हो गया √2 पाई अपॉन 30। और देखते हैं आंसर किस टर्म्स में। हाँ जी, तो ये किस टर्म्स में आपको दिख रहा है, √2 पाई अपॉन 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शंस जिस रूप में होगा हम अपने फाइनल आंसर को उस हिसाब से मॉडिफाई करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन को देख के हम समझ पाते हैं कि हमको अपने फाइनल आंसर को किस रूप में मोल्ड करके मॉडिफाई करके कन्वर्ट करना होगा। तो हमने देखा कि भाई चारों ऑप्शन में नीचे में 30 दिख रहा है। ठीक है, और तो इसलिए हमने क्या किया, नीचे में 30 लाया और फिर उसके बाद ऊपर में फिर कैंसिल आउट करके ऊपर में हमको √2 मिल गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। बस एक बात आपको नहीं समझ में आई होगी, ये फॉर्मूला v = r ω और ये 2π/t, तो ये सर्कुलर मोशन के फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स। डोंट वरी, आप एज इट इज़ कॉपी कर लें। सर्कुलर मोशन जब आपको सिखाया जाएगा तो वहाँ पे दोबारा से ये चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, तो आपको वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में दोबारा से आ जाएगा। फिलहाल आप जो है ना इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। और ये जो जनरल फार्मूला आपको दिख रहा है, इस जनरल फार्मूला को आप मेमोराइज़ कर लें। इस टाइप के सवाल में ये जनरल फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके टेस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्योंकि एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया था इसलिए मैंने बता दिया है, वरना ऐसे क्वेश्चन आपके टेस्ट में नहीं आएंगे। ये सीधा सर्कुलर मोशन में आएगा ऐसा सवाल। ठीक है, तो आप ये कॉपी डाउन कर सकते हैं। पहले आप ये पेज कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद आप ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और ये कॉपी होने के बाद आप ये कॉपी डाउन कर लेंगे ये पेज, और ये कॉपी होने के बाद आप डियर स्टूडेंट्स ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया हो। अगर अचानक से मान लीजिए ऐसा कोई सवाल प्रकट हो जाए आपके सामने, ठीक है, आओ सवाल पढ़ते हैं। क्या है, अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। इफ़ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80 km/h, व्हाट इज़ द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। और ये देखिए बड़ा मशहूर सवाल है, ये नीट वगैरह में भी आया है, 2 बार नीट में आया है और बाकी एग्ज़ाम्स में भी आया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल जेईई में भी पूछे जा चुके हैं। तो आखिर इन सवालों को कैसे अप्रोच किया जाए उसके लिए एक मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम कैसे पता लगा सकते हैं। हमको जनरल इक्वेशन पता है, v² = u² + 2as। ठीक है, अभी देखो कोई गाड़ी चल रही है मान लो, ठीक है, ये रोड है और कोई यहाँ पे गाड़ी है, ये आगे बढ़ रही है और सपोज़ इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पे एक रिटार्डेशन है a, जिसकी वजह से ये गाड़ी अल्टीमेटली किस पे आ जा रही है, रेस्ट पे आ जा रही है। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो v जो है वो 0 हो जा रही है। तो भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली उसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक इज़ अप्लाइड एट दिस पॉइंट,
ब्रेक अप्लाई करते ही रिटार्डेशन शुरू हो गया उसका और वो यहाँ पे फाइनली रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो भाई ब्रेक मारने से रुकने तक दिस एस इज़ नथिंग बट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। और यही स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर हम जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान पाएंगे, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ 0 रख दो, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर लिखो प्लस 2 इंटू ए को माइनस ए लिख रहा हूँ क्योंकि वो रिटार्डेशन है इसीलिए माइनस साइन के साथ लिख रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। अब ये माइनस 2as हो जाएगा, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर और ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी रिटार्डेशन अगर कांस्टेंट है तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। और अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप है डियर स्टूडेंट्स। इसकी बेसिस पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस s2 अपॉन s1 विल बी नथिंग बट u2 अपॉन u1 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखो इसका फ़ायदा उठा के हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। तो इनिशियली स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है, ठीक। और इफ़ द सेम कार इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अब वो सेम कार है जो कि कितने से मूव कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि इस बार स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो बस अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे निकाला है ये रिलेशनशिप हम अप्लाई करेंगे। तो S2 अपॉन S1 रिलेशनशिप है, S2 अपॉन S1 इज़ U2 अपॉन U1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो U2 क्या है, U2 80 है और U1 क्या है, U1 40 है। देखो ऊपर भी किलोमीटर पर आवर है, नीचे भी किलोमीटर पर आवर है, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो किलोमीटर पर आवर कैंसिल आउट हो जाएगा, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 4 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम इस तरह से बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि S2 अपॉन S1 इज़ नथिंग बट 4। और यहाँ पे देखो S1 हमें दिया हुआ है 2 मीटर, वो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो S2 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 4 और S2 जो है वो अल्टीमेटली 4 2 8 मीटर आ जाएगा। देखो क्योंकि हमने S1 की वैल्यू मीटर में पुट की है तो ये उधर जाएगा तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, यानी 8 मीटर शुड बी आवर आंसर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई कैसे सॉल्व किया हमने, ठीक है। अब चलो एक और सवाल देखते हैं इस टाइप का। तो ये भी एक सवाल है, ये जेई मेंस में आया 2002 में। सवाल क्या है, स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स आर u एंड 4u। देखो आइडेंटिकल कार से तो रिटार्डेशन सेम होगी, है ना। यहाँ पे भी इस सवाल में भी क्या होता है, इफ़ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना, सेम कार है यानी जो एक्सेलरेशन यानी जो रिटार्डेशन यहाँ है वही रिटार्डेशन यहाँ भी है। इसीलिए देखो हमने ये कांस्टेंट माना था ना, तभी तो ये रिलेशनशिप अप्लाई हो पाएगा, वरना अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे इसने लिखा है इस सवाल में भी कि इफ़ 2 आइडेंटिकल कार बोलने का मतलब ये है कि दोनों कार्स का रिटार्डेशन सेम है, यानी A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A है, दोनों का रिटार्डेशन क्या है, सेम है। रिटार्डेशन सेम होगा तभी हम बोल पाएंगे S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो बोला द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस इन विच द 2 कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम द इंस्टेंट इज, है ना। यानी बेसिकली उसने S1 अपॉन S2 निकालने के लिए हमको यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से वो हम निकाल पाएंगे, फिर से मैं आपको बता देता हूँ वही फार्मूला। तो यहाँ जो हमने फार्मूला देखा S2 अपॉन S1, अभी यहाँ पे S1 अपॉन S2 किया है, तो S1 अपॉन S2 जो है वो हो जाएगा U1 अपॉन U2 का होल स्क्वायर, ठीक है। U1 क्या है, U है, और U2 क्या है, 4U है। आप चाहे तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा, ये U कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ गया। तो आप देख लीजिए 1/16 ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। सो इजी डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो शॉर्टकट रिलेशनशिप है, इसको आप याद रखें तो बहुत ही आसानी होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस आप आराम से निकाल पाएंगे। वैसे तो एक कॉन्सेप्ट और होता है डियर स्टूडेंट्स, स्टॉपिंग टाइम का। स्टॉपिंग टाइम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि कितने देर बाद गाड़ी रेस्ट पे आई, टाइम पूछते हैं वो, ठीक है। तो स्टॉपिंग टाइम की अगर बात की जाए तो फिर से यही कंडीशन होगी। कंडीशन कौन सी, ये डायग्राम आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन होगी। इसमें मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में जो टाइम लगा वो सपोज टाइम टी था, तो इसी टाइम टी को हम बोलेंगे स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा v इक्वल टू यू प्लस AT अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 है और इनिशियल वेलोसिटी को हम u बोल रहे हैं, और रिटार्डेशन को साइन के साथ पुट कर दो और ये हमारा स्टॉपिंग टाइम t हो गया। तो अभी हो जाएगा AT इज इक्वल टू यू और t हो जाएगा u अपॉन a। तो यही आ गया हमारा स्टॉपिंग टाइम, ये आ गया हमारा स्टॉपिंग टाइम। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो फिर हम बोल पाएंगे दिस इम्प्लाइज दैट टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, मतलब जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी स्टॉपिंग टाइम उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि T2/T1 इज़ नथिंग बट U2/U1, ये हमारा रिलेशनशिप है जो हम यूज़ कर सकते हैं स्टॉपिंग टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप था, ये वाला रिलेशनशिप, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए है, वो वाला बोलो या ये वाला बोलो, दोनों में से कोई भी एक, इनमें से आप कोई भी एक याद रख सकते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है वो स्टॉपिंग टाइम के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ से देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस ये कॉपी कर लेंगे, आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, और एक बार आपका ये कॉपी हो गया तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो गया तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपने ये सब कॉपी कर लिया होगा। सो इजी ना, ओके।